हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले 10 से 15 साल की कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक हमसे पूछा है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। वो इसलिए क्योंकि चांदी के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये अपने अंदर से आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। सो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष। अब वर्ष सुन के काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि वर्ष जो है वो शायद समय का मात्रक होगा क्योंकि ये समय को डिनोट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। सो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। ओके, लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर हम 1 साल के अंदर टोटल सेकंड की संख्या निकाल लें और उस सेकंड की संख्या को 3 लाख से मल्टीप्लाई करें, तब यहाँ पर आंसर निकल कर आता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में लिखें तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये होता है एक प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक। और एक पारसेक के अंदर लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.26 लाइट ईयर्स आते हैं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो इस वीडियो के अंदर जो 100 क्वेश्चन है उनको मैं अगर चाहूँ तो 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करा सकता हूँ। जल्दी आपको ये क्वेश्चन करा के और इस वीडियो को फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स के साथ समझेंगे ताकि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर एक टेम्परेचर मापने का उपकरण होता है, लेकिन इसके द्वारा बहुत अधिक उच्च जो ताप है, जैसे कि तारों का ताप या फिर सूर्य आदि का ताप या फिर बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है, उनको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर पायरोमीटर का यूज होगा उच्च तापमान मापने के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब एक भारी नाभिक से टूटकर हल्के नाभिक बनते हैं, ये बेसिकली जो क्रिया होती है ये रेडियोधर्मिता के अंदर, रेडियो एक्टिविटी के अंदर होती है। और इसमें जो भारी नाभिक हैं वो हल्के नाभिकों में जब टूटते हैं तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, किस नाम से? नाभिकीय विखंडन नाम से। और नाभिकीय विखंडन के आधार पर ही आपके जो परमाणु बम वगैरह हैं वो काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर, ठीक है, तालाब के नीचे पैंदे में रखा हुआ एक पत्थर जो है वो अपने वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। तालाब के अंदर या फिर किसी बर्तन के अंदर जब हम किसी सिक्के को डाल देते हैं या फिर कोई भी वस्तु है वो हमें वास्तविक स्थिति से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसके लिए हमसे रीज़न पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। प्रकाश का अपवर्तन इसका मुख्य कारण है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस वजह से हमें चीज़ें जो हैं पानी के अंदर वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? देखो, अगर आप हिंदी को नहीं समझ पाते हो तो इंग्लिश की टर्म्स भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है जो एसी करंट, जो कि हमारे घरों के अंदर आने वाली बिजली होती है वो एसी करंट ही होता है, जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी नाम से भी जान सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी का यूज किया जाता है, जिसे इंग्लिश के अंदर रेक्टिफायर नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो एसी धारा को डीसी धारा के अंदर अर्थात डीसी करंट के अंदर सेव करके अपने पास रिजर्व रखती है। तो उसी डीसी धारा को लाइट चले जाने पर जो इन्वर्टर है वो एसी के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट करके हमारे घरों में बिजली सप्लाई करता है। आप याद रखेंगे कि एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? अब किसी भी चीज़ को जब हम लोग धरातल से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अगर हम लोग इसे 45 डिग्री कोण पर ऊपर प्रक्षेपित करेंगे तो ये मैक्सिमम दूरी तक जाकर गिरेगी। ओके, जो भी चीज़ हमने ऊपर फेंकी है ये पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन काम करती है।
और इसी वजह से 45 डिग्री वह एंगल है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरेगी। इसका राइट आंसर होगा 36 से 45 डिग्री के कोण पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ के माध्यम से टकराकर और वापस लौटता है, ठीक है, ये कोई आपतित किरण है और ये इस प्रकार से पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है? वायुमंडलीय आर्द्रता हमसे पूछा है। वायुमंडलीय आर्द्रता अर्थात जो एटमॉस्फेयर के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अब देखो, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों सुनने में तो एक जैसे हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हाइग्रोमीटर जो है इसके द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, लेकिन ये जो हाइड्रोमीटर है इसके द्वारा किसी भी तरल के घनत्व को मापा जाता है। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि बाकी जो परमाणु बम होते हैं वो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये जो हाइड्रोजन बम होता है ये परमाणु बम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ये तो आप सबको रटा हुआ होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप जानते हैं कि न्यूटन चाचा जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सिर पर जब सेब गिरता है तब इन्होंने इस बारे में सोचा कि आखिर ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, तो न्यूटन के द्वारा ही, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप हमेशा इसको याद रख पाओगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि निकट दृष्टि दोष अगर हमसे पूछा है तो इसका मतलब ये है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु हमेशा सही दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देगी। ये चीज़ याद रखना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की चीज़ तो सही दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ सही दिखाई नहीं देगी। और इसके उपचार के लिए हमेशा अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापते हैं, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो माइनस के अंदर होती है, इसे डायप्टर के अंदर मापा जाता है। तो अवतल लेंस माइनस वैल्यू का होता है और ये दूर की चीज़ों को साफ देखने के लिए यूज किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होता है कि पास की वस्तु तो सही दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु सही दिखाई नहीं देती है। वहीं पर दूरदृष्टि दोष की बात करें तो वहाँ पर दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो उन लोगों के लिए जिनको दूरदृष्टि दोष होता है उनको उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वालों को अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण है उसका पृष्ठीय तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें अपने आकार को निम्नतम करने का प्रयास करती हैं और इस वजह से वो गोलाकार हो जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? सूर्योदय होने से कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है, इसका वास्तविक कारण हमसे पूछा। सो इसका वास्तविक कारण जो है वो प्रकाश का अपवर्तन ही है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा ही हमें सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद तक भी दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक जो कार्य का होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, लेकिन एसआई मात्रक हमें जूल ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। अगला क्वेश्चन है,
बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? बिजली के बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक छोटी सी पतली सी वायर होती है स्प्रिंग टाइप में, वो जो वायर होती है उसी को फिलामेंट बोला जाता है, और वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W, ठीक है। आवर्त सारणी में टंगस्टन को W द्वारा दर्शाया जाता है। ये टंगस्टन ही क्यों यूज किया जाता है? इसके पीछे का कारण ये है कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है। सो बल्ब के अंदर कितनी भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए तो इसका फिलामेंट जल्दी से जलता नहीं है, इसी वजह से टंगस्टन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर के अंदर खाना नॉर्मल बर्तन की अपेक्षा जल्दी पक जाता है। इसके पीछे का कारण है कि उसके अंदर दाब जो है, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और प्रेशर अधिक होने पर जो पानी का क्वथनांक है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी का जो क्वथनांक है या उबलने का जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इस वजह से पानी अधिक ताप पर, या फिर बोल सकते हैं जो भी चीज़ उसके अंदर पकाई गई है वो अधिक टेम्परेचर पर पकती है, इस वजह से वो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती? यहाँ पर देखो, ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग का मतलब ये है कि उसको चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होगी। तो जल में से जा सकती है, जल एक माध्यम है। वायु से जा सकती है, वायु के अंदर भी गैसें वगैरह होती हैं, तो ये भी एक चलने का माध्यम है, तो ध्वनि तरंग वायु में से भी जा सकती है। स्टील के अंदर से होकर भी प्रवाहित हो सकती है, बल्कि स्टील के अंदर तो सबसे ज़्यादा इसकी गति होती है। इसके अलावा बात करें निर्वात की, निर्वात अर्थात वैक्यूम, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम के अंदर जो ध्वनि की तरंग है वो प्रवाहित नहीं हो सकती। इसके पीछे का कारण ये है कि ध्वनि तरंगें जो हैं वो किसी न किसी माध्यम की सहायता से चलती हैं, इसलिए जो ध्वनि है वो निर्वात में प्रवाहित नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति चांद पर चला जाता है, हमारे मून पर चला जाता है, तो मून पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल वैक्यूम है, निर्वात है। तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कान के पास खड़ा होकर भी चिल्लाता है तो भी उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, और इसके लिए सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है। ओके, रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि पानी के अंदर वहाँ पर सिक्के की बात की गई थी और यहाँ पर पानी के अंदर छड़ी की बात की गई है। तो पानी के अंदर किसी भी चीज़ का उठा हुआ दिखाई देना या फिर मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये पानी के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी वजह से हमें चीज़ें जो हैं वो वास्तविक स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पूछा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो आप हमेशा याद रख पाओगे। इसके लिए ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टे से थॉमसन, ठीक है, थॉमसन में शुरुआत में टे ही आता है, THOMSON, थॉमसन। तो ईंट पर नाच यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इसके अलावा पै से आ जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रे से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। नै से क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो कि एक उदासीन कण होता है, और इस न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तो इस ट्रिक से आप इन तीनों जो मेन कण हैं परमाणु के उसको आसानी से याद रख सकते हो। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, ठीक है, जैसे चैडविक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है, इसे A से भी दर्शाते हैं। विद्युत धारा को मापने की SI इकाई होती है एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों का परीक्षण करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बेसिकली एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा करके या आवर्धित करके स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो चीज़ें हैं वो बड़ी करके और ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। तो कोई भी चिकित्सक है वो चाहे वो दांतों का चिकित्सक हो या कोई अन्य चिकित्सक हो ऑपरेशन टाइम में, तो वो किस चीज़ का यूज करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है,
ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? अब ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हमसे पूछ लिया। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, कैंडेला। एक आवर्धक गिलास में साधारणतः किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धक गिलास का अर्थ हो गया एक ऐसा लेंस जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखा जा सकता है, उसको आवर्धक गिलास या आवर्धक लेंस बोलेंगे। तो आवर्धक लेंस के लिए यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज किया जाएगा, ठीक है, आवर्धन के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग होती है, ये किसी न किसी माध्यम में ही गति करती है, ये कभी भी निर्वात में गति नहीं कर सकती। तो हमसे पूछा है कि ध्वनि की जो गति है वो वायु में या फिर बोल सकते हैं वातावरण के अंदर कितनी होती है? तो लगभग 332 मीटर 1 सेकेंड के अंदर ट्रेवल करती है ध्वनि की गति। ओके, ध्वनि की जो वेव है वो 332 मीटर ट्रेवल करती है 1 सेकेंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से ध्वनि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग है, क्योंकि वो किसी न किसी माध्यम में चलेगी, निर्वात में कभी भी नहीं चल सकती। तो ध्वनि यांत्रिक तरंग है, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन तो पहले ही हट जाएंगे, क्योंकि ये गैर यांत्रिक तो होती नहीं है। ध्वनि तरंग हमेशा यांत्रिक होती है। तो देखो, यांत्रिक होने के साथ साथ ये अनुप्रस्थ होगी या फिर अनुदैर्घ्य होगी? ये अनुदैर्घ्य होगी, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं वो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है और एक यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे ही क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसी वजह से ये वीडियो जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अगेन, ठीक है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 310 केल्विन होता है। अगर हम केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है, और डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो डॉक्टर आपका टेम्परेचर मापते हैं थर्मामीटर के द्वारा या थर्मामापी के द्वारा, वो फ़ारेनहाइट के अंदर ही मापते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो किसी का टेम्परेचर जो 3-4 डिग्री बढ़ता है जब, तो वो 102 या 103 तक चला जाता है, ठीक है। तो वो फ़ारेनहाइट के अंदर होता है, ना कि सेल्सियस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? केवल ये पूछा है कि ये अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्घ्य है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि ये इस प्रकार से वेव के रूप में चलती है, इस तरह से। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और प्रकाश तरंग के अंदर क्या होता है कि प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसके जो विद्युत कण हैं और इसके जो प्रकाशीय कण हैं वो एक दूसरे के लंबवत गति करते हुए चलते हैं, इस तरह से। इसलिए प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर का तार सामान्यतः किस तत्व का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। नाइक्रोम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निकल प्लस में क्रोमियम, इनको मिलाकर नाइक्रोम बोलते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है हीटर का तार। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई हमें ऑप्शंस के माध्यम से बताना है। तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, माइक्रोन और सेंटीमीटर ये भी छोटे हैं, लेकिन ये जो फर्मीमीटर है ये सबसे छोटा होता है। फर्मीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सबसे छोटी इकाई है दूरी को मापने की या लंबाई को मापने की। 10⁻⁻15 मीटर बराबर 1 फर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन है, शेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी कि हमारा चेहरा बड़े रूप से और बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अवतल दर्पण का। जब चीज़ों को हमें आवर्धित करके देखना होता है तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जो कि इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होता है ये। इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण होता है क्या? पॉजिट्रॉन। सो पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियोधर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी को मापने की इकाई होती है। 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम लोग अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ओके, अवश्रव्य तरंगे, जिनको इंफ्रासोनिक वेव्स भी बोला जाता है। उसके बाद आती हैं ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक होती है।
इनको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंगे, जिनको इंसान सुन सकता है। ओके, इंसान के सुनने लायक जो तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती हैं। इसके बाद आती हैं तीसरी तरंगे, जो कि हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे। इस आवृत्ति से अधिक जो तरंगे होती हैं, तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या इसे 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, 20 kg हर्ट्ज। तो इस आवृत्ति से अधिक की जो तरंगे हैं उसको हम बोलेंगे पराश्रव्य तरंगे। इंग्लिश में इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोला जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो एक चीज़ नोट के रूप में, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी तरल का घनत्व जब मापना है तो उसके लिए हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे, लेकिन जब हमें वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापना होता है तब हाइग्रोमीटर का यूज होता है। ओके, किसी तरल के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर और वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों का मतलब है जैसे कि बाइक वगैरह के अंदर या जो भी गाड़ियाँ हैं उनके जो साइड में मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, उनका यूज किस लिए किया जाता है? पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। सो इसमें पूछा है कि किस प्रकार के दर्पण का यूज करेंगे। देखो, अवतल दर्पण का अगर हम यूज करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा बड़ी दिखाई देंगी, लेकिन हमें क्या देखना है? पीछे का पूरा दृश्य देखना है। जो रोड पर हमारे पीछे साधन आ रहे हैं उसका पूरा दृश्य हमें दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम किस तरह के दर्पण का यूज करेंगे? जिसमें चीज़ें छोटी दिखाई दें, और वो चीज़ें छोटी किस में दिखाई देंगी? उत्तल दर्पण के अंदर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा, अर्थात पहले हम उसको लाइट से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें वो किसी भी काम को करने की पावर जो है वो जनरेट करके देगी। तो ऐसा किस में होता है? विद्युत मोटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, यहाँ पर प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू होता है L/A, ठीक है। प्रतिरोध जो है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसकी मोटाई के। अगर हम किसी तार की लंबाई को इंक्रीज करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो हमसे क्या पूछा है कि तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तार की लंबाई को बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश या सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश हमें किस बात से पता चलेगा? कि जब लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों का एक पैटर्न बनाती है, जिसे हम लोग विबग्योर नाम से जानते हैं। ओके, विबग्योर। सो ये बैंगनी वाला जो कलर है ये सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तित वो होगा जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? बैंगनी की। फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन जो होता है वो प्रकाश की एक मूलभूत इकाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में या बंडलों के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग फोटोन या फिर क्वांटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होती है? प्रकाश की एक मूलभूत इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? सो वो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। देखो, बेसिकली होता क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर पानी जो है वो जम जाता है, बर्फ़ के रूप में होता है। उसके बाद हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका 4 डिग्री सेल्सियस आने पर इसका घनत्व जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसको जब हम फिर से आगे गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाएंगे, तो इसका घनत्व लगातार कम होगा। यहाँ से घनत्व बढ़ना शुरू हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम हुआ, और फिर से ये घनत्व जो है वो घटना शुरू हो जाता है। तो मैक्सिमम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों के रूप अंदर जो भारी जल है, ठीक है, जिसको हम लोग D2O के नाम से भी जानते हैं, ये होता है भारी जल। इसका यूज जो है नाभिकीय रिएक्टरों में एक मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक का अर्थ है जो वहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर के अंदर अभिक्रियाएं चल रही हैं उनको धीमी गति प्रदान करने के लिए या फिर उनकी गति को धीमा करने के लिए ही मंदक का यूज किया जाता है, और ये होता है भारी जल। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, और इसके लिए यूज किया जाता है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, 1 हॉर्स पावर जिसको एक HP नाम से भी जानते हैं, इसमें कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट पाए जाते हैं। तो
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? तो ये तो आप सबको पता होगा कि अगर हम किसी चुंबक को धागे से लटकाकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, उसका जो सिरा होगा, एक सिरा नॉर्थ पोल की तरफ होगा और एक साउथ पोल की तरफ होगा। तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किसमें स्वतंत्र होता है? तो हमसे ये पूछा है कि चालक का जो विद्युत प्रतिरोध है वो किसके अंदर स्वतंत्र होता है, यानी कि प्रतिरोध पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखो, प्रतिरोध R जो होता है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा उस पर टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, और लंबाई का तो पड़ता ही, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का तो डायरेक्ट यहाँ पर प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। और टेम्परेचर का प्रभाव देखो इस तरह से पड़ता है कि चालक पर अलग तरीके से टेम्परेचर बिहेव करता है चालकता के लिए, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं या अर्धचालक पदार्थ होते हैं उन पर टेम्परेचर अलग तरीके से बिहेव करता है, तो टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो प्रतिरोध है उस पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दाब से स्वतंत्र होता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के एक रोड को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? ट्रांसफार्मर के जो क्रोड्स हैं उनको बनाने के लिए नर्म लोहे का यूज किया जाता है, और नर्म लोहा ही सबसे उपयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान रहता है, अर्थात ऐसा टेम्परेचर हमें बताना है जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इन दोनों के अंदर टेम्परेचर समान होता है। तो वो टेम्परेचर होता है -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों एक समान वैल्यू दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? कोई भी चीज़ किस कारण से हवा में तैरेगी? जब उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा, उसकी डेंसिटी कम से कम होगी। तो बादल अपने निम्न घनत्व के कारण, कम डेंसिटी के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन का आंसर कि जो हाई टेम्परेचर की चीज़ें होती हैं, अब धातु भट्टी क्या है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो मैंने भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर को मापने के लिए, जैसे कि तारों का टेम्परेचर हो गया, या फिर सूर्य का टेम्परेचर हो गया, या फिर जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली धातु भट्टियाँ होती हैं उनके अंदर पायरोमीटर का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग, जो आसमान में स्टार्स हैं उनका जो कलर है वो उनके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्लू स्टार भी होते हैं, वाइट ड्वार्फ भी होते हैं, रेड जाइंट भी होते हैं। तो तारे अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनका जो कलर है वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से जब कोई प्रकाश होकर गुजरता है तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है। सफ़ेद प्रकाश जब हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो वो 7 रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है। किस तरह से? तो वो 7 रंगों की पट्टी में कुछ इस तरह से विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे कलर होता है वो सबसे ज़्यादा विचलन दर्शा रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो वो कौन सा रंग होता है नीचे? विबग्योर। तो वी से होता है वॉयलेट अर्थात बैंगनी। यहाँ पर बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाएगा, और रेड कलर जो है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, ये होती है वेवलेंथ जिसको लैम्बडा द्वारा दर्शाते हैं। ये वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, इस वजह से ये सबसे कम विचलन दर्शाता है। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इस वजह से ये बैंगनी कलर जो है वो सबसे ज़्यादा विचलन दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस जो परिवर्तन को है, इस परिवर्तन की घटना को अपवर्तन नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सड़कों पर रोशनी के लिए अधिकांश पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो जो नाइट के अंदर स्ट्रीट लैंप्स जलते हैं रातों में, तो उनके अंदर पीले रंग की जो रोशनी है उसका यूज किया होता है, आपने देखा होगा अक्सर। ये जो लैंपों के अंदर पीला रंग है वो नियॉन गैस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है नाभिकीय बल, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे कमज़ोर बल होता है गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर होता है तथा ये अनंत दूरी तक लगता है, बहुत ज़्यादा दूरी तक लगता है, इसे हम लोग माप नहीं सकते हैं। लेकिन जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे कम दूरी तक, बहुत ज़्यादा छोटे रूप में ये लगता है और सबसे ज़्यादा मजबूत बल होता है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर जो है इसका यूज मुख्य रूप से टेम्परेचर को मापने के लिए ही किया जाता है। सो बोलोमीटर के द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा जड़त्व की संकल्पना दी गई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और ये जो उसकी स्थिति में परिवर्तन है जो बाह्य बल लगाने पर होता है वो उसके जड़त्व की वजह से ही होता है। सो ये था उसका जड़त्व का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? इसका आंसर तो आप दे सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? ऐसा तत्व जिसकी विद्युत चालकता यानी कि विद्युत को प्रवाहित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, वो तत्व कौन सा होता है? चांदी होता है। और बेसिकली चांदी को परिपथों में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसी वजह से चांदी की जगह पर तांबे का अर्थात कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेकिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक हमसे पूछा है तो वो होता है फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? विद्युत धारा जिसको एम्पियर, जिसकी SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर के अंदर मापते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा का यंत्र हमसे पूछा है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी भी माध्यम के तापमान को घटाने या बढ़ाने से उसमें प्रकाश के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गति कर सकता है। यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है या प्रकाश का वेग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर प्रभावित नहीं होगा, तो ये क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र में मृगमरीचिका बनाने का क्या कारण है? मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर मृगमरीचिका बनने का कारण हमसे पूछा है। तो मृगमरीचिका क्या होती है? सबसे पहले तो ये जान लो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है तो आप जब दूर कहीं पर नज़र मारते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तालाब सा आपको दिखाई देता है। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होता है रेगिस्तान के अंदर, या फिर आप सड़कों पर चलते हो जब दोपहर के अंदर, तब भी आपको ऐसा लगेगा सामने कि जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है। लेकिन जब आगे आप जाते हो तो वहाँ पर कोई भी पानी नहीं होता है। इसको मृग तृष्णा या फिर मृगमरीचिका नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिरण के साथ भी ऐसा ही होता है मरुस्थल के अंदर। इसको बनने का हमसे कारण पूछा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसे हम लोग TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर भी TIR के सिद्धांत पर अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। इस समय जो आप इंटरनेट का यूज़ करके इस वीडियो को देख रहे हो वो वीडियो भी आपको ऑप्टिकल फाइबर की वजह से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही इंटरनेट जो है वो आपके पास में जो टावर लगे हुए हैं उन टावर तक इंटरनेट को पहुँचा रहा है, और वो जो इंटरनेट है वो फिर आपके फ़ोन तक डिलीवर किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का गलनांक बिंदु कितना होता है? फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा है पानी का गलनांक, तो वो 32 डिग्री सेल्सियस होगा। देखो एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस सूत्र को याद कर लेते हो तो आप डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर या फिर केल्विन के अंदर टेम्परेचर एक से दूसरे में चेंज कर सकते हो। देखो इसका सूत्र होता है C-0/100 इज इक्वल्स टू R-0/80 इज इक्वल्स टू F-32/180 इज इक्वल्स टू K-273, ठीक है, K-273/100। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हो तो आप किसी भी टेम्परेचर को किसी भी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है, तारत्व से मतलब होता है आवाज़ का पतला या मोटा होने से। तो ये जो आवाज़ पतली या मोटी होती है किसके कारण होती है? आवृत्ति के कारण। और तीव्रता जो होती है, तीव्रता अलग चीज़ है। तीव्रता का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो कितनी तेज़ बोली जा रही है, अर्थात लाउडनेस जो होती है वो इसकी तीव्रता होती है। लेकिन आवृत्ति जो है वो इसके तारत्व या फिर आवाज़ के पतली या मोटी होने पर डिपेंड करती है। जैसे कि महिलाओं की आवाज़ के अंदर आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका तारत्व ज़्यादा होगा, उनकी आवाज़ ज़्यादा पतली होती है। उसी तरह से पुरुष की जो आवाज़ है उसका तारत्व जो है वो कम होता है, इस वजह से उसकी आवृत्ति भी कम होती है, ठीक है। और वो जो आवाज़ है वो हमें भारी सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस होती है वो होती है ऑर्गन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर से राइट होगा। ऑर्गन का सिंबल होता है AR और ये आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक 18 पर स्थित है, ओके। और जो आवर्त सारणी का 18वां तत्व है, लास्ट वाला जो समूह है, जिसे हम लोग अक्रिय समूह के नाम से या फिर नोबल गैसों के नाम से भी जानते हैं, इसी के अंदर सभी अक्रिय गैसों को रखा गया है। और अक्रिय गैसों देखो कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। और एक लास्ट अक्रिय गैस है जिसको खोज लिया गया है जो कि है ऑग्नेसन, ठीक है। इसको भी इसी ग्रुप के अंदर रखा गया है। सो ये होती हैं अक्रिय गैसें। इनमें जो ये ऑर्गन है ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो कि विद्युत शक्ति की इकाई है। घरों में जो आने वाली बिजली का बिल है वो यूनिट के अंदर आता है और जो यूनिट होती है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? किसी भी वायर के अंदर या किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत का प्रवाह है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन की उपस्थितियों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये ढूंढकर PDF तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसकी माप की जाती है? एंगस्ट्रॉम जिसको A नोट से दर्शाते हैं कि एंगस्ट्रॉम को इस तरह से दर्शाया जाता है A नोट। तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंग दैर्घ्य की माप की जाती है। किसी भी तरंग की जो वेवलेंथ है उसको मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -10 मीटर लंबाई का होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा होता है, ओके। नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। बेसिकली सूर्य के अंदर क्या है, लगभग 70% तक हाइड्रोजन है और 30% के आसपास उस पर हीलियम पाया जाता है। सो ये जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। एक हीलियम का नाभिक बनता है जो कि नाभिकीय संलयन की क्रिया है और इसके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर और ऊर्जा निकलती है जो कि रोशनी के रूप में किसी भी ग्रह तक जैसे कि पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा निर्माण का मुख्य स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर प्रकाश की किरण है उसका जो कलर है वो अलग अलग माध्यम में विकिरणित होता है। वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं, धूल के कण हैं, उनसे जो प्रकाश की किरण है वो टकराती है और उनके जो अलग अलग 7 कलर हैं वो विभिन्न दिशाओं में विकिरणित होते हैं। सो जो नीला कलर है वो सबसे ज़्यादा वायुमंडल के अंदर विकिरणित होता है। इस वजह से जो आकाश है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है? देखो गुरुत्वीय त्वरण के कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले मान लो ये हमारी धरती है, तो धरती के बीच में ये जो रेखा है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है, इसको हम लोग विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर भी बोलते हैं या फिर भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम लोग G से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर G का मान मिनिमम होता है, इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। और सतह पर यदि हम ध्रुवों पर जाएं, जैसे नॉर्थ पोल पर चले जाएं या फिर साउथ पोल पर चले जाएं, तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे ही हम धरातल से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वायुमंडल की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो G की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज़ होने लग जाती है, G में कमी आने लग जाती है। और उसी तरह से पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर भी G की वैल्यू में कमी आएगी। तो अगर हम धरातल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब भी G के मान में कमी आएगी, और धरातल से नीचे की तरफ जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर की तरफ, तभी भी G के मान में क्या आती है? कमी आती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम लोग पृथ्वी के केंद्र पर पहुँचते हैं, वहाँ पर G की वैल्यू 0 हो जाती है।
सो हमसे पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसी वजह से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस भी करा रहा हूं ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपको हेल्प करें। लोलक घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखो, लोलक घड़ी का जो आवर्तकाल होता है वो होता है T बराबर 2π√L/g। यहाँ पर लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ता है। लोलक या बोल सकते हैं पेंडुलम घड़ियाँ जो होती हैं, देखो गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में जो वायर है या पेंडुलम है उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ने से इसका आवर्तकाल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है कि पहले जो लोलक है या फिर जो पेंडुलम है जितने समय में एक आवर्त पूरा कर रहा था, अब उसे पहले से ज़्यादा समय लगेगा। आवर्तकाल बढ़ गया, इसका मतलब यही तो है कि समय ज़्यादा लग रहा है। समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पेंडुलम है वो पहले से ज़्यादा धीमी गति से चल रहा है, इसी वजह से तो समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लंबाई तो उतनी ही है। तो समय ज़्यादा लगने का मतलब क्या हुआ कि वो अब धीमी गति से चल रहा है। इस वजह से लोलक घड़ियाँ जो हैं या फिर पेंडुलम घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं, क्योंकि इसका कारण क्या होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है। घड़ी के स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक, देखो स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट, जो कि किसी भी चीज़ के अंदर घर्षण को कम करने का काम करता है, किसी भी मशीन के कलपुर्जों के अंदर, तो उसको हम लोग लुब्रिकेंट या फिर स्नेहक के रूप में जानते हैं। सो ग्रेफाइट जो है इसका यूज लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की जो गति है वो किसका उदाहरण है। तो बैलगाड़ी के पहिए कैसे होंगे, गोल होंगे। तो वो जैसे कि बैलगाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो वो इस तरह से पहिए गति करेंगे, तो ये गति किसका उदाहरण होगी, घूर्णन गति का उदाहरण होगी, क्योंकि ये किसी न किसी अक्ष के सापेक्ष गति कर रही है, तो ये एक घूर्णन गति होगी। इसके अलावा ये जो पहिए हैं ये गोल गोल घूमने के अलावा ये साथ ही साथ आगे भी तो चल रहे हैं, एक स्थान से अगले स्थान पर जा रहे हैं, तो ये स्थानांतरित गति भी होगी। तो किसी भी गाड़ी के पहिए, जो कि गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, तो उसके पहिए जो हैं वो घूर्णन गति और स्थानांतरित गति दोनों का उदाहरण होते हैं। सो स्थानांतरित गति और घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब अर्थात बड़ा करके किसी भी चीज़ को देखने के लिए किस तरह के दर्पण का यूज किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा चीज़ों को आवर्धित करके और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो ये बोलने की अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए इस वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट है, एक शेल के विस्फोट के बाद जो अनेक टुकड़े होंगे वो विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। सो इस दशा में किसका संरक्षण होता है, इस दशा में संवेग का संरक्षण होगा। उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है वो नियत होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण किन के बीच संबंध स्थापित करता है। गति का द्वितीय समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT², ठीक है, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, S है विस्थापन, t समय है और a है त्वरण। सो ये जो संबंध है वो किसके बीच दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक कील पारे में तैरती है, ठीक है, पारे की सतह पर लोहे की कील तैर जाती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, इसके पीछे कारण क्या है। सो जो लोहे का घनत्व है वो पानी के घनत्व से तो ज़्यादा है, इस वजह से वो पानी में डूब जाएगी, लेकिन लोहे का घनत्व जो है, लोहे की कील का घनत्व वो पारे के घनत्व से कम है, इस वजह से वो पारे के अंदर डूबती नहीं है बल्कि वो ऊपर की सतह पर तैरती रहती है। सो राइट आंसर क्या होगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है,
बल गुणा विस्थापन को खाली जगह के रूप में परिभाषित करते हैं। तो बल गुणा विस्थापन जो है ये किसका सूत्र होता है? कार्य का सूत्र होता है। कार्य W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन यानी कि Fs। इसे अगर हम लोग वेक्टर के रूप में प्रदर्शित करें तो W बराबर होता है Fs कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन, ठीक है, 750 वाट की कोई वॉशिंग मशीन है, उसको प्रतिदिन 4 घंटे के लिए यूज किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा हमसे पूछा है, मतलब कितनी यूनिट एक दिन के अंदर ऊर्जा यूज होगी। 750 वाट है, प्रतिदिन 4 घंटे चलती है, तो इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 3000 वाट, ठीक है, 3000 वाट घंटा। तो इस 3000 वाट घंटा को हम लोग 3 किलोवाट घंटा भी तो बोल सकते हैं, और किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट होती है, तो 3 किलोवाट घंटा मतलब 3 यूनिट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच कोण कितना होगा? अभी मैंने आपको बल का सूत्र कार्य का सूत्र बताया था। तो कार्य का सूत्र क्या होता है? Fs कोस थीटा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि यदि कोई भी कार्य ना हो तो बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना होगा? तो कार्य हमें शून्य करना है। सो ये वाली स्थिति शून्य कब होगी? जब कोस थीटा का मान शून्य होगा। और कोस थीटा का मान शून्य कब होगा? जब थीटा को हम 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। जैसे ही हम कोस 90 को 0 रखेंगे यहाँ पर, तो कार्य जो है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, W बराबर शून्य। तो यदि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण है तो कार्य शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्टामीटर की प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए? वोल्टामीटर जो है वो बेसिकली करता क्या है कि किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच में वोल्टेज अर्थात विभव को मापने का काम करता है। तो जब उसकी जो प्रतिरोधकता है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो एक आदर्श वोल्टामीटर कहलाएगा। और एक एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है, इसलिए एक एमीटर की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो शून्य होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को याद रखना। अगला क्वेश्चन है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें कौन सा गुण मौजूद होता है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, उनके अंदर विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसके पीछे मुख्य कारण होता है कि उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह करेंगे तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आवेशों के मध्य दूरी को आधा करना है तो उसके बाद बताना है कि विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, विद्युत बल F जो होता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, अगर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच की दूरी R है। तो देखो F क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमसे ये कहा गया है कि उनके बीच की दूरी को आधा करना है, यानी कि R को जो है 1/2R कर देना है। तो हम करके देखते हैं। यदि हम लोग इसको Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर था तो इसको 1/2R लेंगे, आधा करना है क्योंकि 1/2R का स्क्वायर। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन में 1/4R स्क्वायर आएगा, और ये 4 जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 4 ये ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आप देख पा रहे हो, ये तो पहले वाला सूत्र था, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? 4F, यानी कि बल जो है वो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। अगर 2 आवेशों के मध्य की दूरी को आधा किया जाता है तो बल पहले की तुलना में 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि कांच की छड़ जो है वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। तो छड़ धनावेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? पनडुब्बी क्या चीज़ होती है? जो हमारी नेवी के जवान है वो पनडुब्बी का यूज करते हैं, और पनडुब्बी पानी के अंदर, समुद्र के अंदर गति करती है, समुद्र के नीचे नीचे गति करती है वो। लेकिन जब उनको बाहर की चीज़ देखनी होती है, पनडुब्बी से ऊपर की तरफ एक पेरिस्कोप नामक यंत्र निकला होता है। वो पेरिस्कोप जो है वो चीज़ों को बाहर की तरफ देखता है। तो पनडुब्बी के अंदर समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? ओम का नियम विद्युत धारा को परिभाषित करता है। सो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है? V = IR। तो V विद्युत विभव हो गया,
वोल्टता हो गई और आई क्या होगी, धारा हो गई। तो इन दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये किसका नियम है? ठीक है, इसकी चर्चा हमने पिछले ही क्वेश्चन में की है कि तारों किसी भी चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर है यानी कि वोल्टेज है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। इसके द्वारा V इज टू आई आर निकल कर आता है, जहाँ पर R क्या होता है, R एक प्रतिरोध है। सो यहाँ पर ये नियम किसका होता है, ओम का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। सो डेसिबल जो है ये ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लिए गए समय, ठीक है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मान लो d है और तय किया गया समय मतलब तय करने में समय जो लगा है वो t लगा है, तो उसके वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, टी स्क्वायर के समानुपाती है दूरी, तो उस पर उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? सो ये त्वरण पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, तो अपरिवर्तित रहेगा इसका त्वरण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? सो अदिश राशि हमें बताना है। वेग जो है वो एक सदिश राशि होती है, लेकिन गति एक अदिश राशि होती है। ठीक है, गति या चाल एक अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 और आज की वीडियो का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बस एक क्वेश्चन और बचता है। सो आप वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु वेग को मापने के लिए किया जाता है? सो वायु वेग को मापने के लिए, वायु की गति को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है वो यंत्र होता है एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी पत्थर को या फिर किसी भी स्थिर चीज़ को ठोकर मारता है तो उसको चोट लगती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हम पत्थर को या फिर किसी भी वस्तु को उसको ठोकर मारेंगे तो उस वस्तु के द्वारा हमारे पैर पर भी प्रतिक्रिया के रूप में वापस बल लगाया जाएगा। उसी बल का कारण जो होता है कि उस व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो इसका कारण क्या होगा? प्रतिक्रिया। तो जिस स्टूडेंट ने एजुकेशन फॉर सक्सेस चैनल पर जीके पढ़ी होगी या फिजिक्स पढ़ी होगी वो स्टूडेंट ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।